हेलो स्टूडेंट, चलिए एक बार फिर से हम लोग अपने एक नए टॉपिक से आते हैं बायोलॉजी फाउंडेशन विद हम लोग क्लासेस में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग जान लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, और फिर आते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इतनी चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल्स ने अपने क्या पोस्टुलेट दिए थे इनहेरिटेंस के लिए, उसके बारे में जानेंगे। फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेके उन्होंने क्या इनहेरिटेंस के पोस्टुलेट्स को दिए थे, क्या बताए थे। फिर टू जीन को लेके उन्होंने क्या दिया था। फिर सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, म्यूटेशन क्या होता है या चेंजेस क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, कि मतलब हमारे अगर जीन सीक्वेंसेस में कोई डिसऑर्डर हो जाए, मिसमैच हो जाए जीन सीक्वेंसेस, तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, कैसे क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, यही चीज हम लोग जानेंगे चैप्टर के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है वेरिएशंस, और मेंडल कौन थे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस के लिए, इस चीज को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो पहले मेंडल साहब के बारे में जानेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, एक ये मॉक साइंटिस्ट थे। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत पुराना था, लेकिन उस समय इवोल्यूशन की थियरी चल रही थी, इवोल्यूशन हो रहा था, डार्विनिज्म की, लैमार्किज्म थी, तो उसके सामने इनका कुछ चला नहीं और इनके पोस्टुलेट्स या इनकी थियरी के बारे में विशेष कोई जानकारी उस समय के लोगों के बीच में नहीं था कि मेंडल्स कौन थे। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेंडल्स कौन थे। मेंडल्स का जन्म 1822 ईस्वी में 20 जुलाई 1822 को 20 जुलाई 1822 के ऑस्ट्रेलियन मॉक फैमिली में होता है। ये मोरावियन है और सन 1847 में 1847 में इन्हें क्या किया जाता है, हेड बना दिया जाता है एक मोनेस्ट्री का। बर्मा में एक मोनेस्ट्री होती है ब्रून में, ब्रून की मोनेस्ट्री का इनको हेड बना दिया जाता है। ब्रून मोनेस्ट्री का 1847 में इनको हेड बना दिया जाता है। और इसी मोनेस्ट्री में ये क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं। यहीं पे ये कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं और वहीं से मटर प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को ये डिस्कवर करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो उस समय में इनके डिस्कवरी के बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं था, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे थे। ये अपनी डिस्कवरी को लेकर खुद श्योर नहीं थे कि क्या है और कैसा है हमारी डिस्कवरी, और हम इसके बारे में लोगों को क्या बताएं। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट टाइम के सपोर्ट में, जब एवोल्यूशन खत्म हो गया, एवोल्यूशन के बारे में डार्विनिज्म और लैमार्किज्म खत्म हो गई, तब कुछ साइंटिस्ट इनके फेवर में आए और उन्होंने इनके पोस्टुलेट्स को आगे बढ़ाया। तो चलिए उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो इसमें वर्ड्स आने वाले हैं उसके बारे में, कि हेरेडिटी क्या होती है। हेरेडिटी के बारे में जानते हैं कि हेरेडिटी क्या होती है। हेरेडिटी में हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर।
हेरेडिटी का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हम में आए और हमसे हमारे ऑफस्प्रिंग में जाए, इस चीज को क्या कहा जाता है? हेरेडिटी कहा जाता है, या इसी को पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हेरेडिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर मतलब ये कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमको मिला, हमसे हमारे बच्चों को जाए, ठीक। दादा परदादा से जो कैरेक्टर चला आया है वो, ये टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को जानना है। फिर इसके बाद आती है सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज के बारे में आप जानते हैं कि जो कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं, हो सकता है वो हमारे फादर से मैच करते हो सकता है उनसे अलग हो। तो अगर हमारे फादर से मैच करते हैं तो वो सिमिलरिटीज होंगे, और अगर वो मैच नहीं करते हैं तो क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। और यही कैरेक्टर क्या होते हैं? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यही कैरेक्टर जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? हेरेडिटी कहते हैं। या हो सकता है कि हूबहू ऐसे हो जैसे हमारे पेरेंट्स दिखते हैं, या उसे हम थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये हेरेडिटी कहलाती है। हेरेडिटी के बारे में इतनी जानकारी दी। चलिए, ये टर्मिनोलॉजी आपकी इस चैप्टर में यूज होने वाला है, इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार जानते हैं कि मेंडल्स ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने क्या क्या पॉइंट दिया था। जो इनका काम था वो बहुत ही लंबा चला, इतना लंबा काम चला कि इसमें लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया, वर्क अहेड ऑफ टाइम। और इनका जो काम था जिसका इन्होंने पब्लिकेशन किया वो उस समय का बहुत लिमिटेड पब्लिकेशन था, या उस जर्नल के बारे में कोई जानता नहीं था। उस जर्नल में ये क्या करते हैं? अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराते हैं, जर्नल लिमिटेड पब्लिकेशन। मतलब जिसमें इनके एक्सपेरिमेंट का पब्लिकेशन होता है वो बहुत ही कम लिमिटेड पब्लिकेशन रखता था, तो उसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे, उतना रिनाउंड पब्लिकेशंस नहीं था। और ये ऐसे थे कि इनको अपने काम के ऊपर खुद जो है विश्वास नहीं था कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, इसके ऊपर इनको खुद विश्वास नहीं था। तो हम कह सकते हैं नॉट श्योर ऑन हिज फाइंडिंग्स। मतलब उस समय इतना बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट चलता था, या डार्विनिज्म या लामार्किज्म इतना हाई फाई थे और इतना हावी थे इनके ऊपर कि ये श्योर भी नहीं थे कि मैंने जो सर्च किया है या मैंने जो 7 कैरेक्टर्स के बारे में भी प्लांट्स का देखा है वो सही है अथवा गलत है। तो ये अपनी बात को उतने अच्छे तरीके से रख नहीं पाए। और क्योंकि ये बायोलॉजी में काम कर रहे थे और बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का आना एक असंभव वाली बात है, और मैथमेटिक्स को उतना जो है अवधारणाएं दी भी नहीं जाती, उसको जनरली एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि बायोलॉजी में लोग मानते हैं कि मैथ्स नहीं होना चाहिए। और इनका जो एक्सपेरिमेंट थे, इनके जो एनालिसिस थे, उसमें कई सारे मैथ के कैलकुलेशंस थे, ट्रेड्स के बारे में, ब्रीड्स के बारे में, और एरीज के बारे में, फर्स्ट फीलियल, सेकंड फीलियल, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना ज्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस था कि लोग इसको इजिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल अप्रोच नॉट एक्सेप्टेबल। उस समय मैथमेटिकल अप्रोच को कोई इजिली एक्सेप्ट भी नहीं करता था। जो डार्विन्स की थियरी थी
एवोल्यूशन की, वो उस समय सबके ऊपर हावी हो गई थी। तो सभी लोग ये भी समझते थे कि ये सारी जो भी परिवर्तन आते हैं ट्रेड्स में या एलील्स में, जीन्स में, वो सभी एवोल्यूशन की वजह से आता है। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज Darwin's theory of evolution was on prominence. मतलब उनकी थ्योरी एकदम प्रोमिनेंट थी और वो सबके ऊपर हावी थी। तो लोग इनके बारे में सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे भी कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी हो सकती है क्या। तो ये अपने को लेके बहुत श्योर नहीं थे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 7 साल का इनका एक्सपेरिमेंट था। 7 साल तक ये अपने एक्सपेरिमेंट को करते रहे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इनके एक्सपेरिमेंट्स को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट कब किया गया, जब इनके एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के सपोर्ट में 3 साइंटिस्ट आते हैं। ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज वही है जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कोइनोथोरा लैमार्कियाना पे काम किए थे। ह्यूगो डी व्रीज इनके सपोर्ट में आते हैं। ह्यूगो डी व्रीज के बाद कार्ल कोरेंस, ये भी इनके सपोर्ट में आते हैं। कार्ल कोरेंस, तो जब ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन टेस्मार्क, वॉन टेस्मार्क, ये 3 साइंटिस्ट हैं जो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में आते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट जब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में आते हैं, तब जाके लोग इस बात को मानने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, वास्तव में जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था वो सही था। उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में ये लोग अपनी अवधारणा को बना पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेंडल्स ने क्या किया था, उन्होंने किस प्रकार की थियरी या किस एक्सपेरिमेंट को दिया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले आज उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके क्लास को पढ़ेंगे हम लोग। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने क्या किया था, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किस स्पेसिमेन में इन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेन क्या है। आज बहुत गर्मी है। एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेन इनका क्या था, पी प्लांट। ऐसी को किसी बुक में आपको गोल्डन पी प्लांट्स के नाम से भी मालूम होगा, और इसका जो बोटैनिकल नेम है वो आप सभी को याद होगा, पाइशियम सटाइवम।
इसी के 7 ट्रेड्स पे ये काम किए थे। इनका जो पीरियड ऑफ टाइम था एक्सपेरिमेंट का, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जो था वो 7 साल का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कि कितना ड्यूरेशन लगा था इनको एक्सपेरिमेंट में, ये 7 इयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ये 1856 से 63 तक था। ये 7 साल का पीरियड था इनके एक्सपेरिमेंट का। 7 साल में ये अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सके थे। और मैंने बताया कि इनके एक एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में जब 3 साइंटिस्ट आते हैं तो वही इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, तब इनकी अवधारणा को मानी जाती है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को 1856 से 1863 तक करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का पब्लिकेशन इनका होता है क्या, 1866 में। तो जब ये मर जाते हैं तब तक इनकी इस पब्लिकेशन या इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कोई नहीं जानता रहता है। 1884 में ये एक्सपायर हो जाते हैं, तब तक इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन जब ये 3 साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डेविस, कार्ल कॉलिंस, और ये सभी जब आते हैं तब इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी होती है और लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार होते हैं। तब इनको कहा जाता है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तभी मेंडल साहब को फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम 1856 to 63 he conducted breeding experiments किसके ऊपर, ऑन गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट ये करते हैं। कहां पे, इन द गार्डन ऑफ मोनास्ट्री। ठीक है, मतलब ये क्षण आपको याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, पीएमटी के क्वेश्चन में या बड़े बड़े एग्जाम में आ जाता है कि इन्होंने कितने से कितने समय तक अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये आपको क्षण याद करना है। 7 ईयर का था एक्सपेरिमेंट। और ये जिन काम करते हैं उसकी पब्लिशिंग कब होती है, 1866। His findings were published in 1866. और हमने बताया कि एंड ही डाइड इन 1886 में ये एक्सपायर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये जो हम जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहे हैं इसको आप सभी लोग नोट करते चलेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इतना सब कुछ तो हम लोगों ने जाना किसके बारे में, मेंडल्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे मेंडल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें थी जिसके बारे में उन्होंने बताया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि मेंडल साहब ने क्या क्या चीजें बताई थी। तो जो मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट था बेटा, वो क्या था, 7 कैरेक्टर्स के बारे में था।
तो चलिए उनके एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या होते हैं। जेनेटिक्स से आप लोग क्या समझते हैं उसके बारे में जानते हैं। जेनेटिक्स ये होता है कि वो वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है उसी को हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब जो चेंजेस हमारे अंदर आता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, ठीक है, और वो परिवर्तन किसके माध्यम से होता है, जीन के माध्यम से। जेनेटिक्स जीन में ऐसा परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए और वहां पे दिखाई दे, एक्सप्रेस हो, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक इसी को हम लोग पीढ़ी एकांतरण के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आते हैं। मेंडल्स ने उस कैरेक्टर को उस समय फैक्टर का नाम दिया था। इन्होंने फैक्टर शब्द से इसको रिप्रेजेंट किया था क्योंकि इनको जीन के बारे में उतनी जानकारी उस समय नहीं थी, तो इन्होंने उस चीज को फैक्टर का नाम दिया था। ठीक, और एक जनरेशन को इन्होंने F1 दिया, दूसरे को F2 दिया, मतलब फर्स्ट फर्टिलिटी जनरेशन और सेकंड फर्टिलिटी जनरेशन। इसी को फीलियल फर्स्ट और फीलियल सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके एक्सपेरिमेंट में हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर बात करें कि जेनेटिक्स के डेफिनेशन की या जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ये वो सब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट deals with the inheritance as well as variation of characters इससे from parents to offspring। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है, ये वो सब्जेक्ट है जो क्या करता है, इनहेरिटेंस अथवा वेरिएशंस जो कैरेक्टर हमारे अंदर चेंज होते हैं उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाया जाता है या कैसे उनका परिवर्तन होता है उसके बारे में स्टडी करता है या अध्ययन करने के लिए ये यूज होता है। अब बात उठती है कि इनहेरिटेंस क्या है ना, यहाँ पे ये जो शब्द आया इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस को हम लोग जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। या इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, तो इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिससे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जो है पेरेंट से प्रोजनी में जाते हैं या ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक, तो इनहेरिटेंस वह क्राइटेरिया है या वह प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर पेरेंट से कहा जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस by which characters are passed from parents to progeny।
ठीक है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हम कह सकते हैं इट इज बेसिस ऑफ हेरेडिटी। मतलब कि वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में आता है उसको क्या कहा जाता है, हेरेडिटी कहा जाता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, हेरेडिटी कहा जाता है, या इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, हेरेडिटी। अब बात उठती है क्या, वेरिएशन। दो चीजें यहां पे प्रयोग हुई हैं, एक इनहेरिटेंस, एक वेरिएशंस। तो अब बात उठती है कि क्या होता है वेरिएशन या वेरिएशंस किसे कहते हैं। तो वेरिएशन डिग्री ऑफ चेंज होता है, जो परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं उसी को वेरिएशंस नाम दिया जाता है। तो वेरिएशंस क्या है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच variation is the degree by which progeny differ from their parents, progeny differ from their parents। ठीक है, कि वेरिएशन वो डिग्री है, वो स्थान है या वो लोकस है जहां से क्या होता है कि प्रोजनी अपने पेरेंट से अलग होती है। ठीक है, प्रोजनी जो होती है वो अपने पेरेंट से किस स्थान पे अलग है या कौन सी डिग्री है जहां से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उसी को कहा जाता है क्या, वेरिएशंस का नाम दिया जाता है। उसी को वेरिएशंस के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार से प्रोजनी क्या है, अपने पेरेंट से अलग है। ठीक, देखो ये वेरिएशंस या इनहेरिटेंस जो है ये बहुत पहले से किया जा रहा है। मतलब हम लोग नहीं जानते कि कब से किया जा रहा है, लगभग 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट बीसी पूर्व से ही वेरिएशंस या इनहेरिटेंस के बारे में परिवर्तन किया जा रहा है। बहुत सारे प्लांट्स के, एनिमल्स के वेरिएबल्स आपको दिखाई देते हैं या उनके हाइब्रिड दिखाई देते हैं, उसी समय से ये चल रहा है। मेंडेलियन जेनेटिक्स उसी समय से चल रहा है, लेकिन उस समय इतने हम लोग जानकार नहीं थे कि इसको क्या शब्द दिया जाए या किस नाम से इसको जाना जाए, तो इसलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में उस समय नहीं लोगों ने बताया। बाद में जब मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उनके बाद जब ह्यूगो डिब्रिज आते हैं, कार्ल कोरेंस आते हैं, तो ये इसको डिटेल में बताते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत पुराना था और बहुत पहले से किया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नोज आर लीज एज 8000 to 1000 BC। किसके बारे में, that one of the causes of variation was hidden। मतलब उस समय भी वेरिएशंस होते थे, परिवर्तन होते थे, लेकिन वो हिडन था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि उस समय भी वेरिएशंस होता था लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उस समय एनिमल की ब्रीडिंग तैयार की जाती थी वो सिलेक्टेड एनिमल्स के द्वारा की जाती थी। मतलब जो गाय के बछड़े थे, तो गाय का क्रॉस हम ऐसे बछड़े से करें जो ज्यादा हिस्ट पुष्ट हो, ज्यादा तेज हो, तो उसे एक नई ब्रीड आएगी। ठीक है, इस बारे में वहां पे उस समय सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग कराया जाता था और डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लिए जाते थे। अभी भी ऐसा होता है, गांव में आप देखिए, जब गाय को सीमन उमन देना होता है तो बोलते हैं ना
कि जर्सी गाय है, इसको फ्रिजीशियन का दे दो, साहिवाल का दे दो, या अच्छी नस्ल की जो गाय है उनका सीमन दे दो, या उनको उस प्रकार के बुल से ब्रीड कराओ। ठीक है, तो सेलेक्टेड कैरेक्टर्स को हम लोग लेके एनिमल को सेलेक्टिवली ब्रीड कराते थे। ठीक है, एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड। हम सेलेक्टेड एनिमल्स को लेते थे और सेलेक्टेड ब्रीड्स तैयार करते थे, या सेलेक्टेड बुल्स को लेते थे और उसके माध्यम से क्या करते थे हम लोग, ब्रीडिंग कराते थे। और उसी का एक बेस्ट एग्जांपल था क्या, साहिवाल। लेकिन इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल कोई प्लान नहीं था। साइंटिफिक बेसिस क्या है या साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी उस समय के लोगों के बीच में। ये इंडिया का एक वेल नोन ब्रीड है क्या, साहिवाल, जो कि पंजाब में पाया जाता है। साहिवाल पंजाब में पाया जाता है, ये इंडिया का एक ब्रीड है। और ये क्या है, सेलेक्टेड ब्रीडिंग का एग्जांपल। तो उसी समय बताया गया था कि ये जो ब्रीडिंग होता है या वेरिएशंस होता है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। मतलब जो साहिवाल की एक वैरायटी मिल गई जिसमें कि हम एक गाय को सेलेक्ट किए और एक बुल को सेलेक्ट किए और उनकी ब्रीडिंग आपस में करा दिए डिफरेंट डिफरेंट दो वैरायटीज के बीच में, और एक नई वैरायटी साहिवाल का जन्म ले ली। ठीक है, ऐसा पंजाब के लोगों ने किया था और एक नई ब्रीड तैयार होगी। लेकिन उस समय में ये चीजें नहीं मालूम था लोगों को कि क्या होता है वेरिएशंस, क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होती है जेनेटिक्स, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो मेंडल साहब जो थे वो अपना एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट करते हैं, उनके इस एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, 7 कैरेक्टर को लेके वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है सीड को लेके। सीड के 2 कैरेक्टर्स को ये आपस में लेते हैं। वो कौन कौन सा होता है, सीड का शेप और इसका कलर। सीड शेप और सीड कलर। और 2 कैरेक्टर ये पकड़ते हैं किसके, फ्लावर के। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। फिर 2 कैरेक्टर्स ये पकड़ते हैं किसके, पॉड के। ठीक, वो होता क्या, पॉड का शेप और पॉड का कलर। छह हो गए ना, अब बचाइए, वो था क्या, स्टेम की हाइट। तो कितना इजी है इसको याद करना। ठीक है, कि पहले आप सीड को ले लो तो सीड के शेप और सीड के कलर की बात कर लो, फिर फ्लावर को ले लो तो फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन की बात कर लो, फिर पॉड को ले लो तो पॉड का शेप और पॉड का कलर ले लो, बचा एक स्टेम, स्टेम हाइट। तो ये याद रहेगा कि मतलब मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर को लेके अपने एक्सपेरिमेंट को काम किया। अब बात आती है कि सीड शेप, कौन कौन सा शेप इन्होंने लिया था, राउंड और रिंकल। राउंड और रिंकल्ड कैरेक्टर को इन्होंने लिया था। कलर कौन कौन सा लिया था, येलो और ग्रीन। ठीक, अब फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर इन्होंने लिया क्या, वायलेट और वाइट।
फ्लावर का कलर लिया वायलेट और वाइट। फ्लावर का पोजीशन इन्होंने क्या क्या लिया, एक्सियल और टर्मिनल। अब आता है पॉट शेप और कलर की बात करते हैं। तो पॉट का शेप कैसा लिया, पॉट मतलब फली, एक था फुल और एक था कंस्ट्रक्टेड। पॉट के कलर की अगर बात करते हैं तो वही हो जाएगा जो सीड का कलर था, येलो और ग्रीन। इसी को हम कह सकते हैं क्या, ग्रीन और येलो। अब आती है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में भी दो कैरेक्टर्स को ये लेते हैं, एक लेते हैं टाल और एक लेते हैं क्या, डॉट। ठीक है, तो मेंडल्स इन 7 कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं। पहला होता है सीड का शेप वैसा राउंड और रिंकल, फिर सीड की कलर येलो और ग्रीन, फिर फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। ठीक, पॉट का शेप फुल और कंस्ट्रक्टेड, पॉट का कलर ग्रीन और येलो, स्टेम की हाइट टाल और डॉट। तो इन 7 कैरेक्टर्स को लेते हैं कौन, मेंडल्स का। इन 7 कैरेक्टर्स को लेके ये क्या करते हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन कराते हैं। तो वो पॉलिनेशन जो इनका होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और इसको बार बार ऐसे करा के इनके कैरेक्टर्स के बारे में ये रीड करते हैं। कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट को करते हैं और इसके बारे में फिर ये रीड करते हैं कि क्या होता है। तो लगातार जितने भी इनके एक्सपेरिमेंट है इसमें 2 कैरेक्टर्स को पकड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो सातों हैं, इन सातों में 2 कैरेक्टर्स है, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे राउंड के साथ रिंकल्ड, येलो के साथ ग्रीन, वायलेट के साथ वाइट, एक्सियल के साथ टर्मिनल, ठीक, फुल के साथ कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन के साथ येलो, टाई के साथ डॉट्स। मतलब एक अपोजिट कैरेक्टर्स को ये पकड़ते हैं सभी सातों एक्सपेरिमेंट में अपने, और इन सभी के बीच में क्या कराते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशंस कराते हैं। और उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जैसे हम कुछ इनके टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो पहला होता है ट्रेड्स। पहले इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसको डिटेल में हम तो डिस्कस करेंगे। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बदलता है, या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में बदलता है। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर vary from one individual to other। इसी को किस नाम से जानते हैं? ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। जैसे स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट या फ्लावर का कलर, शीड का कलर, शीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स था जिसको लेके इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और जिसके बारे में इन्होंने बताया। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द को किसने दिया था, इसके बारे में जान लीजिए, या जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा कायम किया गया। ये विलियम बेट्स थे, इन्होंने दिया था इस शब्द को।
विलियम बेट्स ने जेनेटिक्स शब्द को दिया और फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल को। मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है, जैसे एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, जिसको कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार आप सभी लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।